हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि सॉल्यूशंस है वो आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस। हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। Calculate mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 grams of benzene is dissolved in 122 grams of carbon tetrachloride। ठीक है, तो देखो, आपको निकालना है मास परसेंट। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है आपका, और आपने बेंजीन को ऊपर से ऐड किया है ना। बेंजीन ऐड करके आपने सॉल्यूशन बनाया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का वजन कितना दिया हुआ था आपको? 122 ग्राम। तो इतना कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको गिवन था, और ऊपर से आपने मिलाया बेंजीन। आपने 22 ग्राम बेंजीन मिलाया। ठीक है, तो ये था सॉल्यूट बेंजीन और ये था आपका सॉल्वेंट। तो इन दोनों को जो जब आपने मिलाया तो आपका क्या बन गया? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वेट कितना आया? 122 प्लस 22 मतलब 144 ग्राम्स। तो 144 ग्राम्स का आपका सॉल्यूशन बन गया इन दोनों को मिलाने से। अब आपसे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन पूछा है। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकाल लो, C6H6। ठीक है, जैसे अपन अपने मार्क्स के परसेंटेज निकालते हैं ना, वैसे ही निकालना है। ठीक है, जैसे आउट ऑफ 144 हम निकालते हैं जैसे अपने मार्क्स का। तो बेंजीन अपना कितना है? 22। इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 15.27% आ जाएगा। ओके, और मास परसेंटेज जब आप CCl4 का निकालोगे तो आप 100 में से, क्योंकि परसेंटेज 100 का होता है, तो आप 100 में से 15.27 को माइनस कर दोगे। जितना आपका आंसर आ जाएगा वो होगा आपका मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था यार। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। ठीक है, और बेंजीन का वेट भी दिया हुआ है, देखो 30% बाई मास। ठीक है, तो इसको परसेंटेज में दिया है और बाई मास लिखा हुआ है, तो हम 30 ग्राम्स बेंजीन के गिवन वेट को लिख लेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है प्लस बेंजीन है, इन दोनों का एक अपना सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बेंजीन का वेट है 30 ग्राम्स गिवन, और परसेंटेज में है, तो यार 100 में से परसेंटेज होगा। परसेंटेज हमेशा किस में से होता है? 100 में से होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपका CCl4 कितना होगा? CCl4 निकालने के लिए आप 100 में से 30 को करोगे माइनस, तो आपका ये 70 ग्राम्स आ जाएगा। समझ गए क्यों 70 ग्राम्स आया? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ था, और परसेंटेज हमेशा 100 का होता है। तो 100 30% यहाँ पे बाई मास दिया हुआ था, तो हमने 100 ग्राम्स मान लिया सॉल्यूशन को। उसी तरीके से हमने यहाँ पे इन दोनों के मासेस लिखे हैं। ऑलराइट, तो अब आप एक चीज देखो, आपका जो ये चैप्टर है ना, लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, इस चैप्टर में आपके जितने भी सॉल्यूशन है सब आपके बाइनरी सॉल्यूशंस आएंगे। बाइनरी सॉल्यूशंस, बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। जिनमें क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका होता है सॉल्यूट और एक आपका होता है सॉल्वेंट। ओके, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट को हम जनरली बी से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको आगे काम आएंगे। तो देखो, जनरली हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट वो होते हैं जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हम बोलते हैं सॉल्वेंट वो होते हैं जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मगर ये चीज पूरी तरीके से सच नहीं है। ठीक है, असलियत में जो डेफिनेशन है ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वो ये होता है। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो घुल जाता है, मतलब इट गेट डिसॉल्व्ड। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो अपने अंदर सॉल्यूट को घोलता है। इट डिसॉल्व्स सॉल्यूट इनटू इटसेल्फ। समझ गए? आप ध्यान रखना, H2O यानी वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, तो मैं आपको वापस से बता देता हूँ। ये आपका जो चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशंस, इसमें आपको बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका होता है सॉल्यूट, एक आपका होता है सॉल्वेंट। इन दोनों को मिक्स करते हो जब, तब आपका बनता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरली सॉल्यूट जो होता है
वो कंपोनेंट होता है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो लेस अमाउंट और मोर अमाउंट के कंसेप्ट से ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हो सॉल्यूट बेंजीन है और सॉल्वेंट है आपका CCl4, समझ गए। तो बेंजीन का जो मास दिया हुआ था वो 30% बाय मास दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको 30 ग्राम्स लिख लिया, और रिमेनिंग आपका सॉल्वेंट का मास आ जाता 70 ग्राम, तो मैंने इस तरीके से इसको लिखा है। अब आप देखो, सॉल्यूट मतलब वो कंपोनेंट होता है जो घुल जाता है, ठीक है, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, यानी घोल लेता है, ठीक है। अब देखो, हमको निकालना क्या है भाई, हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो फॉर्मूला लिखोगे आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आपको लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो टोटल मोल्स, यहाँ पे एक चीज देखो, टोटल मोल्स आपके पास किस किस के आएंगे, तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, बेंजीन है, CCl4 है, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, इन दोनों को जब आप सम अप करोगे, तो आपके टोटल मोल्स आएंगे। तो देखो, मैं एक और बार लिखता हूँ इस फॉर्मूले को, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, ठीक है, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन is equal to number of moles of benzene divided by number of moles of benzene plus number of moles of CCl4, ठीक है भाई। अब अब हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जैसे बेंजीन निकालते हैं, तो बेंजीन का मोलर मास आपका कितना होता है वो जान लो पहले। आपका बेंजीन का मोलर मास होता है 78 ग्राम्स पर मोल। मोलर मास का मतलब एक मोल बेंजीन का वेट कितना होगा, और CCl4 का मोलर मास होता है आपका 153.82 ग्राम्स पर मोल, ओके। तो बेंजीन का हम मोल्स कैसे निकालेंगे, तो बेंजीन के मोल्स कैसे निकालेंगे, बेंजीन का वेट कितना गिवन है 30, तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल्स होते हैं, तो इस तरीके से बेंजीन के मोल्स हमने निकाल लिए। सिमिलरली हम CCl4 के मोल्स निकाल लेंगे, गिवन वेट ऑफ CCl4 कितना है हमको क्वेश्चन में 70, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कर देंगे 153.82, ठीक है। अभी अगर देखो किसी को समझ नहीं आया हमने ये, अभी अगर देखो किसी को समझ नहीं आया हमने बेंजीन का मोलर मास कैसे निकाला, तो देखो बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है C6H6, इसमें 6 कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12 ग्राम पर मोल, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है आपके पास, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 78 ग्राम्स पर मोल बेंजीन का मोलर मास आ जाएगा, ओके। तो अब आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन यानी 30/78 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, 30/78 प्लस 70/153.82। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन यहाँ से आपको मिलेगा 0.458। तो गाइस, क्वेश्चन जो है आपका इसके साथ सॉल्व हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताना चाहूंगा। मान लो एग्जामिनर ने, यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लो एग्जाम से पूछ लिया यहाँ पे CCl4 का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो आप कैसे निकालोगे, आप फॉर्मूला लिखोगे, CCl4 का मतलब क्या होता है मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6, ठीक है। लेकिन यार ये प्रोसेस करना मत, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, और इस प्रोसेस को करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकाल लिया है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन में आपको एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो आप दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, इन दोनों का सम 1 आता है, ठीक है। तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कैसे निकालोगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यानी 0.458, और ये आपका इक्वल टू आ जाएगा 0.542 के,
ठीक है, तो ये जो रिलेशन मैंने बताया है मोल फ्रैक्शन का, कि मोल फ्रैक्शन का सम आपका 1 होता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.3 देखो, आपको यहाँ पे मोलरिटी निकालने के लिए बोला है ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला पार्ट है 30 ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का जो मोलर मास होता है, ये आपका कितना हो जाएगा देख लो, ये आपका होता है 291 ग्राम्स पर मोल। और सेकंड पार्ट में आपका बोला है 30 ग्राम्स 0.5 कैपिटल एम, यानी कि 0.5 मोलर, मोलारिटी की यूनिट होती है कैपिटल एम। ठीक है, H2SO4 इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा मोलारिटी समझा दूं। मोलारिटी क्या होता है? ये जो मोलारिटी होता है, मोलारिटी, इस मोलारिटी को अपन कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर। ध्यान रखना एक एक बात मैं जो बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अभी अगर मान लो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में ना देके कहीं पे एमएल पे गिवन है, ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालोगे मोलरिटी? तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड विद 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। यहाँ पे मैंने क्या करा, जरा गौर से देखो। हमारा क्या था, एसआई यूनिट में जो हम निकालते थे, तो मोलरिटी का जो यूनिट है वो मोल्स पर लीटर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम को हम लीटर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने वॉल्यूम को एमएल में रखा है। अब एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। अब ये देखो, ये डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा और 1000 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के साथ, तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे आता है। बस हमने यहाँ पे कन्वर्जन किया जिसके कारण 1000 ऊपर चला गया। समझ गए आप? ठीक है, तो मोलारिटी का मैं थोड़ा सा आपको फील दे देता हूँ क्या होता है। देखो, मोलारिटी का मतलब क्या होता है। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने एक सॉल्यूशन फिल किया हुआ है जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 20, और इसका जो ये पूरा वॉल्यूम भरा हुआ है सॉल्यूशन का, तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है मान लो 4 लीटर्स। हमसे बोला गया है इसकी मोलारिटी निकालो, तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी 20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। 4 लीटर दिया हुआ है तो हम 20 डिवाइड बाय 4 करेंगे, जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा मोलारिटी 5 मोलर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या सीखने के लिए मिला? तो मोलारिटी का मतलब ये होता है किसी भी सॉल्यूशन का अगर आप 1 लीटर निकाल के चेक करोगे तो उसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का आपको मोल मिलेगा वही उसका मोलारिटी होता है। फॉर दिस सॉल्यूशन हमको मोलारिटी 5 मोलर मिला। इसका मतलब इस सॉल्यूशन के प्रति लीटर में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो 5 है, 5 मोल्स है। ठीक है, तो ये आपका मोलारिटी हो जाता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। पार्ट 1, मोलारिटी। मोलारिटी बड़ा आसान है निकालना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप कर लोगे। देखो, सॉल्यूट है इसमें कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। ठीक है, तो गिवन वेट आपको दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप यहां से लिखोगे 30 बाई 291, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4.3। तो ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाई 291 मल्टीप्लाइड विद 43। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो मोलारिटी आएगा वो आ जाएगा आपका 0.024 MOLAR। तो मतलब ये जो हमारा पहला वाला पार्ट है, ठीक है, इस पहले वाले पार्ट में जो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है उसके प्रति लीटर में 0.024 मोल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के। समझ में आ गया आपको? तो उसी को ही हमने मोलरिटी बोला है। अब सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है आपसे? सेकंड वाले पार्ट में आपसे ये कह रहा है कि H2SO4 है जिसका वजन सॉरी जिसका वॉल्यूम है 30 ml और उसकी मोलारिटी है 0.5 मोलर। इसको डाइल्यूट करके हमने फाइनल वॉल्यूम 500 ml कर दिया है, तो इसकी मोलारिटी क्या होगी? तो वो पूछा है भाई। देखो, इस क्वेश्चन को ना सेकंड वाले पार्ट को एक लाइन में सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? वो देखो, ये H2SO4 है, ठीक है, ये बात है बिफोर डाइल्यूशन की। दो केसेस आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे और एक है आफ्टर डाइल्यूशन की। देखो भाई, ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन आपका वॉल्यूम कितना है? 30 ml, और आपका मोलारिटी कितना है? 0.5 मोलर।
आफ्टर डाइल्यूशन आपने डाइल्यूट कर करके यानी कि सॉल्वेंट मिला मिला के वॉल्यूम बना दिया है 500 ml। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो वॉल्यूम है आफ्टर डाइल्यूशन को इसको V2 लिखता हूँ और ये बिफोर डाइल्यूशन का जो वॉल्यूम है इसको V1 लिखता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसको मैंने लिखा V2, इसको मैंने लिखा V1 और यहाँ पे मेरे को M2 फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा M1। अब मेरी बात एक आप ध्यान से सुन लो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ से हम डाइल्यूशन इक्वेशन का अगर इस्तेमाल करेंगे, कैसे आया डाइल्यूशन इक्वेशन मैं बताऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। डाइल्यूशन इक्वेशन होता है आपका M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, M2। तो M2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, M1V1 को डिवाइड करना पड़ेगा V2 से। तो देखो M2 इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम 30 ml है, डिवाइड बाई V2 500 ml है। देखो अब यहाँ पे ml और ml इसको हमको जो है SI यूनिट में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ऊपर भी ml है नीचे भी ml है, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, तो फालतू आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप जब यहाँ से M2 निकालोगे तो ये M2 आएगा आपका 0.03 MOLAR। ठीक है, ये आपका मोलैरिटी हो गया। अब जो डाइल्यूशन इक्वेशन है ये कहाँ से आया और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके मतलब इक्वल्स कैसे हैं बिफोर और आफ्टर डाइल्यूशन, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं इसको थोड़ा रिसाइज करके साइड में यहाँ पे रख देता हूँ। देखो अब आप देखो, जब आप डाइल्यूशन करते हो, रेड पेन से लिखता हूँ, जब आप डाइल्यूशन करते हो तब आप क्या करते हो, सॉल्वेंट मिला रहे होते हो। ठीक है, जब आप डाइल्यूशन करते हो तब आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे होते हो। तो पहले वॉल्यूम था आपका 30 ml, आपने सॉल्वेंट बाहर से मिला मिला के वॉल्यूम बढ़ा दिया और वॉल्यूम बढ़ाने के बाद आपने इसका कितना वॉल्यूम कर दिया, 500 ml। अब यार सॉल्वेंट के ऐड करने से, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ही बढ़ेगा, सॉल्यूट पे कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी दोनों केस में एकदम बराबर आपको मिलेंगे। मतलब बिफोर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितने होंगे, आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी उतने ही होंगे। मगर इनका जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी आपका चेंज कर जाएगा। वो मोलैरिटी क्या करेगा, मोलैरिटी चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, ये देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आता है। तो जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे मोलैरिटी आपका घटेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स तो भाई कांस्टेंट है आपके, समझ गए ना आप। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, प्रति लीटर सॉल्यूशन में मोल्स सॉल्यूट के कितने प्रेजेंट हैं। जब आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना था तो सॉल्यूट इतने एरिया में ही कन्फाइंड थे। ठीक है, अगर आप यहां से 1 लीटर निकालते सॉल्यूशन का तो आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी ज्यादा मिलते 1 लीटर में। ठीक है, क्योंकि तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा मिलते तो आप यहाँ पे आपकी मोलैरिटी भी ज्यादा आती। अब आप जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा चुके हो डाइल्यूशन करके, तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी लंबे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उतने ही। ठीक है, तो अब आप जब यहां से 1 लीटर सॉल्यूशन बाहर निकाल के देखोगे तो आपका मोलैरिटी कम हो गया होगा। समझ गए ना आप बात। तो ये है इस कंसेप्ट का मतलब फील, है ना। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों के बराबर है, आपको ये समझ आ चुका है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में मैं मोलैरिटी के फॉर्मूले को लिखने वाला हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो यहाँ पे V1 कर लो और सेकंड जो है आपका उसमें M2 V बाई V2 कर लो, सॉरी M2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई V2 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में मोलैरिटी फॉर्मूले को आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों ही केस में हमारे बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट M1V1 और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट M2V2 और ये दोनों है आपके इक्वल।
तो अब यहाँ पे आप लिखोगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो यहाँ से आपका जो है M1V1 इज इक्वल टू M2V2 डाइल्यूशन इक्वेशन आया। और यहाँ पर मैंने आपको एक और रिलेशन बता दिया है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी फिनिश हो चुका है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.4। इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CONH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये 0.25 मोलल है। ये देख के आपको क्या समझ में आता है यार, मोलैलिटी दी हुई है। ये मोलल जो है ना, मोलैरिटी की यूनिट होती है। मोलल का मतलब होता है मोल्स पर केजी, और मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है 0.25 मोलल। तो एक बार मैं थोड़ा मोलैलिटी समझा देता हूँ आपको। मोलालिटी स्मॉल m, इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, है ना। अभी अगर मान लो कहीं पे आपका मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में दिया है, तो वहां पे आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड विद 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है, समझ में आ गया। हमने ग्राम को क्या करा था, मतलब किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से किया डिवाइड, और ये न्यूमरेटर में था तो ये ऊपर चला गया। समझ गए ना। तो देखो, मास ऑफ यूरिया पूछा गया है आपसे। मास ऑफ यूरिया आपको कितना चाहिए, मतलब ये ग्राम्स में आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ये NH2CONH2 और यूरिया आपका सॉल्यूट है ना। NH2CONH2 इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। और मोलर मास ऑफ यूरिया आपका कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। तो ये होता है आपका 60 ग्राम्स पर मोल। ओके, तो देखो मोलालिटी के थ्रू हम निकाल देंगे कि आपको कितना अमाउंट ऑफ यूरिया चाहिए। तो मोलालिटी देखो 0.25 है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि गिवन मास वो हमको दिया हुआ नहीं है, वही हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि यूरिया है, उसका मोलर मास कितना है 60, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 2.5 केजी पे है आपका यहाँ पे। तो आप x निकालने के लिए क्या करोगे, 0.25 को मल्टीप्लाई करोगे 60 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2.5 से। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 37.5 ग्राम्स। ठीक है, 37.5 ग्राम्स आएगा। तो इसका मतलब ये है, जब आप 37.5 ग्राम्स यूरिया 2.5 केजी सॉल्वेंट में मिलाओगे तो आपका 0.25 मोलालिटी का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे सॉल्वेंट अगर किसी को डाउट हो रहा है क्या है, तो देखो एक्वस लिखा हुआ है, तो सॉल्वेंट मतलब पानी है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका। तो यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ, क्या पता एग्जामिनर आपसे कभी पूछ ले। तो अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा आउट ऑफ मोलारिटी एंड मोलालिटी which is better for representing the concentration of solution। ठीक है, तो यार देखो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा मोलालिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि मोलालिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसका आंसर छुपा हुआ है इसके फॉर्मूला में। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो मोलैरिटी में वॉल्यूम का टर्म आ रहा है डिनोमिनेटर में, और वॉल्यूम जो है ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर आप जैसे बढ़ाओगे वॉल्यूम आपका घट जाएगा, और वॉल्यूम घट जाएगा तो आपका मोलैरिटी बढ़ जाएगा। लेकिन मोलालिटी में डिनोमिनेटर में मास का टर्म आ रहा है। मास आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, तो चाहे आप कोई सा भी टेम्परेचर ले लो, मोलालिटी आपका हर एक टेम्परेचर पे सेम आएगा। समझ गए। तो इसीलिए हमारा जो मोला
मोलालिटी है वो सुपीरियर होता है मोलारिटी से। समझ गए आप? तो ये इसका रीजन था। क्वेश्चन नंबर 1.5 देखो। क्वेश्चन नंबर 1.5 में आपको मोलालिटी निकालना है, मोलारिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ निकालना है किसका? Ki का। If the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम प्रति ml। ठीक है, तो डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो डेंसिटी दिया हुआ है। थोड़ा डेंसिटी के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन का है तो मास भी हम सॉल्यूशन का लिखेंगे और वॉल्यूम भी हम सॉल्यूशन का ही लिखेंगे। तो ये आपकी डेंसिटी है 1.202 ग्राम प्रति ml। ये जब आप मोलारिटी निकालोगे ना तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा डेंसिटी। ठीक है, तो आइए मोलालिटी पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम मोलारिटी की तरफ बढ़ेंगे। मोलालिटी निकालना बड़ा आसान है। मोलालिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। निकालना किसका है? Ki का। तो Ki का मोलर मास चाहिए होगा हमको। Ki का मोलर मास कितना होता है भाई? 166 ग्राम पर मोल होता है Ki का मोलर मास। ठीक है, Ki का आप देखो परसेंट बाय मास में मास दिया हुआ है यानी 20%, तो इसका मतलब 100 में से परसेंट होता है तो 20 ग्राम्स हो जाएगा। और एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है तो देखो सॉल्वेंट आपका क्या है? वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है और ये मास परसेंटेज में दिया हुआ है। तो टोटल 100% अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वजन हो जाएगा 100 ग्राम और 100 ग्राम में से 20 ग्राम Ki है तो H2O आपका क्या हो जाएगा? रिमेनिंग 80 ग्राम्स। ठीक है, थोड़ा हौच-पौच हो गया लेकिन कोऑपरेट कीजिएगा थोड़ा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब Ki के आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी 20 बाई मोलर मास 166 मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या है भाई? पानी। 80 ग्राम है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका मोलालिटी कितना आ जाएगा? 20 बाई 166 मल्टीप्लाइड विद 1000 बाई 80। तो आपका मोलालिटी कितना आएगा भाई? यहाँ से आपका मोलालिटी आ जाएगा 1.506 मोलल। ठीक है, ये आपने मोलालिटी निकाल ली है। अब देखो हम मोलारिटी की तरफ चलते हैं। मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की आपको जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे अलग से निकाल के मैं रख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki। ठीक है, यही सॉल्यूट है, भूल मत जाना। गिवन वेट 20 ग्राम्स दिया हुआ था और इसका मोलर मास होता है यार 166 ग्राम पर मोल। तो गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki हमको यहाँ पे मिल गए। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए डेंसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखो थोड़ी देर पहले डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था मैंने, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, निकालना क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होने वाला है? सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था अपने पास? यहाँ पे निकाला था, देखो ये परसेंटेज में दिया होगा। जब भी परसेंटेज में दिया होगा तो आपको पता है टोटल 100% का सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम्स सॉल्यूशन का आपका मास था। तो लिखो यहाँ पे यार मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम्स डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना था? 1.202 ग्राम पर मोल, सॉरी 1.202 ग्राम प्रति ml। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में आ जाएगा कितना? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ml में आएगा 83.194 ml। ठीक है, तो मोलारिटी निकाल दो यहाँ से। मोलारिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाला हुआ है देखो 20 बाई 166 ml में दिया हुआ है तो 83.194 को आप कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड करके लीटर्स में, तो ये 1000 आपका ऊपर यहाँ चला जाएगा। तो जब यहाँ से आप
मोलारिटी निकालोगे तो मोलारिटी आपका क्या आ जाएगा, मोलारिटी आपका आएगा 1.44 MOLAR मोलर। ठीक है, समझ गए भाई कैसे निकाली हमने यहाँ पे मोलारिटी। थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है तो थोड़ा रिसाइज कर लेता हूँ ना सॉल्यूशन को। इतने में आ जाएगा क्या, रुकिए थोड़ा सा वक्त लगेगा रिसाइज करने में। रिसाइज ठीक है, तो आइए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला था के आई का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल के रख लेते हैं अपन, कितना होएगा, वेट कितना है 80, मोलिकुलर मास सॉरी मोलर मास कितना है 18 ग्राम्स पर मोल, तो 80 को 18 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई वो कितना है 20/166। यार थोड़ा कैलकुलेटिव है, मेरे को भी पता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, आंसर निकालना पड़ेगा ऐसे ही, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसको सॉल्व करने का। प्लस में 80/18, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई आपका कितना आ जाएगा 0.0263। मान लो यार यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O भी पूछ लेता, कैसे करते, 1 माइनस 0.0263 कर देते। ये कैसे करते, ये मैंने कैसे करा, किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा लग रहा है तो बाइनरी सॉल्यूशन है भाई, इसमें दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के बराबर आता है। अगर आपको किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो 1 में से माइनस कर दो, दूसरा आपका आ जाएगा। समझ गए, तो ये क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे सॉल्व। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अरे यार लाइन खिंच जाए बस। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि जो अपन सॉल्यूट है, अपन सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट जो रहेगा उसको अपन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनके मिलने से सॉल्यूशन बनेगा। तो आप देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मोलालिटी डिवाइडेड बाय मोलालिटी प्लस 1000, और 1000 को डिवाइड करते हो आप मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करा है तो यहाँ पे MA कर दोगे। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। जब भी आपको मोलालिटी गिवन है, मान लो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन नहीं है, तो मोलालिटी का इस्तेमाल करके आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो, या फिर सॉल्यूट के आपको मोल फ्रैक्शन पता है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल मतलब इस तरीके से इस्तेमाल करोगे इस फॉर्मूले में कि आप मोलालिटी भी निकाल सको। ठीक है, इस फॉर्मूले का एक आपको मॉडिफिकेशन में बताता हूँ। इफ सॉल्वेंट इज वाटर, मान लो सॉल्वेंट वाटर है तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 55.55। ये याद रखना, ये नेक्स्ट जो आपका सवाल है उसमें मैं एग्जैक्ट यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। ये 55.55 किसी को समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आया। ये जो था 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, हमने सॉल्वेंट पानी लिया, सॉल्वेंट का वेट H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा 18, जब आप 1000 को 18 से डिवाइड करते हो तो 55.55 आपका आता है। ठीक है, और एक और मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में, तो देख लो ये भी इंपॉर्टेंट है यार, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना वो सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 मोलारिटी डिवाइडेड बाई 1000 डेंसिटी माइनस MB। ये M मतलब आपका हो गया मोलारिटी, और ये MB का मतलब क्या होता है, MB का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मान लो आपको मोलालिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, लेकिन आप मोलारिटी नहीं निकाल पा रहे हो तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे,
और इस फॉर्मूले के थ्रू आप मोलालिटी का इस्तेमाल करके, डेंसिटी का इस्तेमाल करके मोलारिटी निकाल लोगे। समझ गए भाई? अब हम 1.6 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है आप देखो, H2S is a toxic gas with rotten egg like smell useful for qualitative analysis। ठीक है भाई, हमारे कोई काम का नहीं है, इससे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होने वाला, ऐसा ही फालतू में लिखा है पहला लाइन। इफ solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलाल then calculate Henry constant। समझे? जो भी मैंने आपको पुरानी बातें बताई थी उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में होने वाला है। ठीक है, मैं आपसे ये बोलूंगा कि वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ठीक है, ट्राई कीजिए थोड़ा। ठीक है, तो देखो यार, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें मैं पहले तो कुछ आपको इंफॉर्मेशन है वो बता देता हूँ। हमको हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालने के लिए बोला है, तो हेनरी कांस्टेंट आपका क्या होता है, के एच। और हेनरी लॉ आपको क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड का जो रिलेशन है वो हेनरी लॉ हमको देता है। तो मतलब हेनरी लॉ हमको ये बताता है कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स के अंदर कैसे होती है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे डिकोड करते हैं सवाल के सबसे पहले, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर। ये देखो गैस जो है H2S पानी में घुल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वाटर आपका सॉल्वेंट है। एक सेकेंड, वाटर आपका सॉल्वेंट है और H2S आपका सॉल्यूट है। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S, देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S एट STP इज 0.195 मोलर। तो मतलब आपको दिया हुआ है मोलालिटी, वो है 0.195 मोलल। ठीक है, गैस H2S पानी में डिसॉल्व हो रहा है और यही बताता है हमको हेनरी लॉ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस लिक्विड में कैसे होती है। तो हेनरी लॉ का हम पहले इक्वेशन लिखते हैं जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा रूट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हेनरी लॉ हमारा क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, और ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को ना मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में दिखाया जाता है। तो जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस इज इक्वल टू करोगे तो यहाँ पे आप एक कांस्टेंट लगाओगे के एच, ये हेनरी कांस्टेंट होता है, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जिसको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में डिफाइन किया गया होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये देखो गैस क्या है अपना, H2S है। मैंने यहाँ पे सॉल्यूट क्यों लिखा, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोलालिटी के साथ कैसे रिलेशन में होता है। तो आपको यहाँ पे मोलालिटी का इस्तेमाल करके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस निकालना है। ठीक है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो KH निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। KH निकालने के लिए आपको प्रेशर ऑफ गैस जो कि एक अननोन है उसको डिवाइड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से जो कि एक और अननोन है। तो ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है इस अननोन को फाइंड आउट करने के लिए हम मोलालिटी का सहारा लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो कि क्या है आपका H2S, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस, मोलालिटी कितना है 0.195 डिवाइडेड बाई मोलालिटी 0.195 प्लस 55.55। क्यों लिख रहा हूं भैया 55.55, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा क्या है, पानी है। ठीक है, तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितना आ जाएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे, रुको यार देख के बताता हूँ कितना आएगा। ये आपका आएगा 0.00349। ठीक है, ये आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब देखो KH निकालने के लिए प्रेशर ऑफ गैस को मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से डिवाइड करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकाल चुके हैं, प्रेशर ऑफ गैस कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ पे जो ये STP दिया हुआ है इस STP के सहारे हम प्रेशर ऑफ गैस निकाल लेंगे।
तो देखो एसटीपी को एक बार यहाँ बता देता हूँ। एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पे आपका टेम्परेचर 273 केल्विन होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर आप यहाँ पे लिखते हो 1 एटीएम। एक एटीएम को अप्रोक्सीमेटली आप लिखते हो 1 बार, ठीक है। लेकिन प्रिसाइजली अगर आप 1 एटीएम की वैल्यू लिखो तो वो 1 एटीएम आपका होता है 0.987 बार, ठीक है। तो ये बार में ये वैल्यू आप यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस में रखना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 1 बार रखोगे जो कि सही भी है तो आपका आंसर के एच का जैसा एनसीईआरटी के पीछे दिया हुआ है वैसा नहीं आएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे वैल्यू बार में रखनी पड़ेगी। लेकिन यार इतना अप्रोक्सीमेशन अब चलता है कि आप 1 बार रख सकते हो। तो देखो के एच इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस 0.987 डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 0.00349। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 282.8 बार के बराबर, ठीक है भाई लोग। समझ गए हम क्वेश्चन? जिन जिन को नहीं समझ में आया वो एक और बार समझ लीजिए। हमको क्या बोला था, H2S है, एक टॉक्सिक गैस है जिसकी स्मेल रोटन एग लाइक है। इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलर, देन कैलकुलेट हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी कांस्टेंट हमको निकालना था KH। तो आप सबसे पहले क्या करो, KH आपको निकालना है ना, और हेनरी कांस्टेंट है। सवाल समझ में आ रहा है कि हेनरी लॉ का सवाल है, ठीक है। तो आप सबसे पहले हेनरी लॉ की इक्वेशन लिख दो, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो यहाँ से KH फाइंड आउट करना था। KH फाइंड आउट करने के लिए प्रेशर ऑफ गैस पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो मोलालिटी दिया हुआ है। मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का एक सुंदर सा रिलेशन होता है जो हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया था। अब यहाँ पे थोड़ा देखो, ये H2S आपका सॉल्यूट किस लिए था, मैंने आपको पहले बताया था जो घुल जाता है। और हेनरी लॉ हमको क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो घुल कौन रहा है, सॉल्यूबल कौन हो रहा है, गैस हो रहा है। तो जो घुलता है वो सॉल्यूट, जो घुलता है वो सॉल्वेंट। समझ में आया? तो आपका H2S यहाँ पे क्या था, सॉल्यूट था। तो हमने इस रिलेशन के इस्तेमाल से निकाल लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारा सॉल्यूट H2S गैस का। उसके बाद प्रेशर अननोन था यार, तो एसटीपी दिया हुआ था। एसटीपी मैंने आपको समझाया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक एटीएम को आप अप्रोक्सीमेटली 1 बार लिख सकते हो, लेकिन हमको आंसर एग्जैक्ट चाहिए था, इसलिए एक एटीएम को हमने 0.987 बार रखा। उसके बाद ये जो फॉर्मूला था इसमें हमने वैल्यूज पुट करी यहाँ पे, तो हमारा आंसर 282.8 बार आ गया, ठीक है। तो देखिए थोड़ा चीजें मैं आपको बता देता हूँ हेनरी लॉ के बारे में। ये जो KH है ये आपका हेनरी कांस्टेंट होता है। KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस। तो ये आपका हेनरी लॉ का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो थोड़ा देख लो, मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको। यहाँ पे जो है प्रेशर ऑफ गैस, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और ये हेनरी कांस्टेंट। मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, यूनिटलेस होता ही है, क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो ये कट जाना है, तो ये यूनिटलेस चीज होती है। तो प्रेशर की जो यूनिट होती है वही हेनरी कांस्टेंट की भी यूनिट होती है। आप समझ रहे हो? तो ये मैंने थोड़ा यूनिट्स का आपको बताया चीज, ठीक है। अब थोड़ी सी आप चीजें समझो इधर। ये जो KH है ये हेनरी कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर और हेनरी कांस्टेंट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होता है। ये ध्यान रखना, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घटती जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है और गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। समझ में आ गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होता है आपका, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसलिए जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटने लगती है लिक्विड के अंदर। समझे? अभी अगर कहीं मान लो KH और यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनवर्सली रिलेटेड है। KH की मान लो वैल्यू दी है, गैस A के लिए, गैस B के लिए, गैस C के लिए, यूनिट्स में लिख रहा हूँ KH की, ठीक है, प्रेशर की यूनिट होती है।
कुछ मान लो वैल्यू दी है, मान लो गैस ए का केएच 300 है, गैस बी का केएच 200 है, गैस सी का केएच मान लो 50 है। आपसे बोला गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस ए, गैस बी, गैस सी में से सबसे ज्यादा कौन सा गैस सॉल्युबल होगा पानी में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही थर्ड वाला। थर्ड वाला मतलब सी वाला सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, उसके बाद है आपका बी वाला, उसके बाद है आपका ए वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि ए वाले का जो हेनरी कांस्टेंट केएच है वो सबसे ज्यादा है इन गिवन डेटास में। ठीक है, समझ गए? ये था हमारा हेनरी लॉ का सवाल। और ये 1.7, ये क्वेश्चन नंबर 1.7, ये भी देखो, ये भी हेनरी लॉ का सवाल है। इसमें क्या बोला है? हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। अच्छा, CO2 को पानी में घोला है, हेनरी लॉ कांस्टेंट केएच आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए क्वांटिटी ऑफ CO2 500 ml ऑफ सोडा वाटर में। सोडा वाटर को यार सिंपल वाटर की तरह ही ट्रीट करो। व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। ओके, क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालना है, तो मतलब इसका पूछ रहा है कि इसका कितना वेट होगा ग्राम्स में, वही पूछा है आपसे। तो देखो हेनरी लॉ का सवाल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हेनरी लॉ की इक्वेशन लिखेंगे। प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हम हटाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब हमारा देखो रोड मैप क्या होने वाला है। ये वेट ऑफ CO2 निकालने के लिए वेट ऑफ CO2 पूछा है, हेनरी लॉ का सवाल है, हेनरी लॉ का इक्वेशन लिख दिया है। हेनरी लॉ के इक्वेशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, मोल फ्रैक्शन से अपन मोल तक का सफर तय करेंगे। ठीक है, और फिर मोल से वेट बाय मोलर मास से अपन ये अमाउंट निकाल लेंगे ग्राम्स में जितना CO2 का पूछा है। अगर भाई किसी को नहीं समझ में आया तो देखो करके दिखाता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दिया है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालेंगे कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो कि CO2 है डिवाइड बाय टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? गिवन वेट, तो भाई वेट तो दिया हुआ है नहीं, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास जो कि 44 ग्राम पर मोल होता है। तो यहाँ पे x बाई 44 प्लस वाटर कितना दिया हुआ है? 500 ml दिया हुआ है यहाँ पे वाटर। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, सुनो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए वाटर का वजन चाहिए। मान लो y वजन है वाटर का और इसका वेट है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ml में दे रखा है वाटर का क्वांटिटी, तो वाटर की जो डेंसिटी है ना वो 1 ग्राम प्रति ml होता है। तो मतलब वाटर ml में जितना होगा उतना ही उसका वेट ग्राम्स में होता है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे क्या? 500 बाई 18। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो था वो ये आ चुका है यहाँ पे ऐसा। प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस 2.5 ATM दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा यूनिट्स का भी चक्कर है, देख लो। ये ATM में है, ये पास्कल में है, तो ATM को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक ATM का मतलब होता है 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो ये आप थोड़ा कन्वर्जन याद रखना, आपका काम बन जाएगा यहाँ से। प्रेशर ऑफ गैस कितना है? 2.5 ATM, यानी कि इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 5 पास्कल करना पड़ेगा। KH आपका पास्कल में दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 की पावर 8। यहाँ पे अपन ने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकाल लिया है, वो क्या है आपका? x बाई 44 डिवाइड बाई x बाई 44 प्लस 500 बाई 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका x यहाँ पे जो निकल के आएगा वो आपका आने वाला है 1.83 ग्राम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमारा रोड मैप क्या था? हमने हेनरी लॉ का सवाल देख के सबसे पहले हेनरी लॉ की इक्वेशन लिख डाली। ठीक है, हमसे क्वांटिटी ऑफ CO2 पूछा था, यानी कि कितना ग्राम। तो हमने दिमाग लगाया कि हमें मोल फ्रैक्शन के थ्रू चलना है, तो हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन के थ्रू मोल्स पे गए, मोल्स के थ्रू जितना पूछा था अमाउंट x ग्राम्स में वहां तक पहुंच गए। हमने इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करी और फाइनली आंसर निकाल लिया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1.8 को देखते हैं। आओ अब क्वेश्चन नंबर 1.8 में क्या दिया हुआ है आपको, जरा पढ़ो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी 450 एंड 700 mm of Hg रेस्पेक्टिवली। ओके भाई,
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, यानी कि पी नॉट ए 450 mm ऑफ Hg दिया है, ठीक है, यूनिट्स मैंने लिख रहा हूँ। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड भी 700 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, तो दोनों की यूनिट्स मतलब सेम है। फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो देखो भाई, थोड़ा समझो क्या बोला है। लिक्विड ए था, लिक्विड बी था, इन दोनों को मिक्स करके लिक्विड का मिक्सचर बना दिया गया, और फिर पूछा है कि भाई कंपोजिशन निकालो। तो कंपोजिशन से इसका मतलब यह है कि जो सॉल्यूशन बना उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, आपको ये निकालना है पहले पार्ट में। तो दूसरा आपसे बोला है ऑल्सो फाइंड कंपोजिशन इन वेपर फेज। भाई वेपर फेज में कंपोजिशन पूछा है आपसे, मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज आपको ये भी निकालना पड़ेगा, वाई ए और वाई बी, ठीक है। तो ये जो सवाल है थोड़ा लंबा होने वाला है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊं, पेशेंस नहीं खोना है भाई, ठीक है। ये सवाल है ही इतने लंबे चौड़े, इसमें कैलकुलेशन इंटेंस हो रही है क्योंकि डेटा बहुत बेकार बेकार देते हैं ये लोग। ये देखो इसमें तो फिर भी ठीक है, बाकी क्वेश्चनों में आप डेटा देखिए 1.67 2.5, समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी देखिए कितने अच्छे अच्छे आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, प्योर लिक्विड ए था और प्योर लिक्विड बी था, वोलाटाइल लिक्विड थे, तब ये वेपर बना रहे थे, तभी इनके लिए वेपर प्रेशर का टर्म डिफाइन था, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है इतना था 450 mm ऑफ Hg, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर भी 700 mm ऑफ Hg था, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या करा है, इन दोनों को मिक्स करके बना दिया है मिक्सचर, मिक्सचर बना दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब दो कंपोनेंट आ गए, बाइनरी सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर आया वो आपका आया 600 mm ऑफ Hg। कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे यूनिट सारी हमको बराबर दी गई हुई है, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना ये है कि ये जो सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितने होंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितने होंगे, ठीक है। दोनों में से किसी का भी अपन मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे और दूसरे का निकालने के लिए वन में से जिसका निकाला है उसको माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, ध्यान से देखो इधर, ये जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो 600 mm ऑफ Hg आया, और ये सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए है कंपोनेंट बी है, तो इसके सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर के लिए कंपोनेंट ए कंट्रीब्यूट भी करेगा और कंपोनेंट बी भी कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए का कंट्रीब्यूशन क्या होगा पी ए, और कंट्रीब्यूशन बी का कितना होगा पी बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने नॉट नहीं लगाया क्योंकि ये दोनों प्योर नहीं है, पहले प्योर थे। प्योर थे का क्या मतलब है, प्योर होने का क्या मतलब होता है कि ये जो सॉल्यूशन था इसमें पूरा 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 ए मौजूद था, और ये जो सॉल्यूशन बी था इसमें पूरा 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 बी मौजूद था। मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये जो प्योर बी था इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 था और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 था, और ये जो सॉल्यूशन ए है यहाँ पे आप समझ सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 था और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 था, ठीक है। मैम कहने का मतलब ये है कि इसमें ए के ही मोल्स है बस प्योर वाले में, और बी के में बस बी के ही मोल्स है। तो ये जो आप पीटी लिखोगे, पीटी मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ ए प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ बी। अब भाई सॉल्यूशन बन चुका है तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, पी ए जो आपका आएगा ये होगा आपका पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी बी आपका क्या हो जाएगा पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। अब आपको ए का कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए इसके प्योर वेपर प्रेशर में इसके मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बी का निकालने के लिए बी के प्योर वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। फिर आप इन दोनों को जब प्लस करोगे तो ये आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो देखो भाई, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है, अब हमको इनको निकालना है और यही पूछा है सवाल में।
लेकिन अब आप एक चीज देखो, पीटी हमको गिवन है, पी नॉट ए पता है, पी नॉट भी पता है, एक्स ए और एक्स भी नहीं पता। इस इक्वेशन में दो अननोन्स है, तो मतलब इस इक्वेशन से तो हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसको थोड़ा रीराइट कर लेते हैं। देखो, इसको रीराइट करके अपन ऐसा लिखेंगे, पी नॉट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, और ये टोटल प्रेशर के बराबर आता है। ये मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे लिखा, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने लिखा। दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर आएगा। तो किसी भी अगर आपको एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे बी का निकालना था यहाँ पे हम लोग को, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। तो सिमिलरली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को मैंने सब्स्टिट्यूट करा है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से। ठीक है, बहुत लगता है मैंने समझा लिया है इस सवाल को। अब मैं वैल्यूज रखता हूँ। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 600 mm ऑफ एच जी। पी नॉट है आपका क्या है, 450। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी आपका क्या है, 700। 1 माइनस और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा। तो यहाँ पे से आप जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करोगे तो वो आपका आने वाला है 0.6। समझ गए आप। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है कि 0.4 यहाँ पे कैसे आया है। 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को माइनस कराए तब आया है। पहला पार्ट ऑफ सॉल्यूशन डन है। दूसरा पार्ट देखिए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वेपर फेज में पूछा है। कंपोजिशन इन वेपर फेज का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन के बारे में बात किया गया है वेपर फेज के। डिनोट अपन कैसे करेंगे, वाई ए और वाई बी से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, इन दोनों का जो सम हो जाएगा वो भी आपका 1 आता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज क्या हो जाएगा, ए का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ए का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा जब सॉल्यूशन बन गया, तो पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप कैसे लिखोगे, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सिमिलरली आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज लिखोगे, ये क्या होता है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये हो जाएगा आपका पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइड बाई पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, थोड़ा मैंने सारे इक्वेशंस को, सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से लिखा है। ठीक है, ताकि आप थोड़ा समझ पाए। तो यहाँ पे से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज कंपोनेंट ए का निकाल लेते हैं। पी नॉट ए आपका क्या था भाई, पी नॉट ए आपका 450 mm ऑफ एच जी था। तो पी नॉट ए आपने निकाला था 450 mm ऑफ एच जी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपका कितना था 0.4, और टोटल प्रेशर आपका कितना था, देखो पीटी, पीटी आपका कितना था 600 था। मैं एक बार वैल्यूज चेक कर लूँ, सही तो मैंने पुट किया है ना, 0.4 0.4 450 600। ठीक है, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अप्रोक्सीमेटली आपका निकल के आएगा 0.3, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो आपको वेपर फेज में चाहिए वो आप 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज यानी 0.3 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.7। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है गाइस, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरा बताइएगा कमेंट्स में। ठीक है, ये भी बताइएगा कि कुछ ज्यादा देर तक तो नहीं समझा रहा हूँ एक सिंपल सी चीज को मैं, ये भी बताइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 1.9 देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इतना दे रखा है। 500 grams of urea NH2CONH2 is dissolved in 850 grams of water. Then calculate vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. ठीक है भाई, बात यह है इस क्वेश्चन में कि ये जो यूरिया है ना, ये यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है, वोलेटाइल लिक्विड है यहाँ पे देखो वाटर। ठीक है, जब वाटर प्योर था तो मस्त अपने वेपर्स बना रहा था क्योंकि वाटर वोलेटाइल लिक्विड है। और जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे यूरिया जैसी चीजें आपने बाहर से ऐड करी, तो ये यूरिया आकर के ये सरफेस साइड पे, यहाँ पे देखो सरफेस साइड वाटर की ऑक्यूपाई कर लेगा।
तो जिसके कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट होने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन फील करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो पहले कितने सारे वेपर बन रहे थे, अब देखो वेपर कम बन रहे हैं। समझ में आया आपको? हालांकि वो डायग्राम गायब हो गया, आपने देख लिया होगा कि अभी वेपर अपने पास गिने चुने बन रहे हैं और पहले देखो एकदम पूरे मस्त तरीके से वेपर्स बन रहे थे। समझ में आया? तो जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो वोलेटाइल लिक्विड में, तो वेपर प्रेशर वो कम कर देता है उस वोलेटाइल लिक्विड का। ठीक है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है। जब आप वाटर में यूरिया मिलाओगे तो यूरिया को तो आपने मिला दिया, तो यूरिया आपका सॉल्यूट हो गया, वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया, तो दोनों मिला करके सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे इसलिए फॉर दिस सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो देखो स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना। ये पानी में 850 ग्राम पानी, यूरिया मिलाया आपने ऊपर से 500 ग्राम। वाटर भाई जब अपने प्योर थे तब इनका वेपर प्रेशर था P0H2O 23.8 mm of Hg। ठीक है, तो देखो ये बन गया आपका सॉल्यूशन, ये वाला पार्ट। यूरिया मिलाया आपने पानी के अंदर, यूरिया सॉल्यूट, वाटर अपना सॉल्वेंट, दोनों मिला के क्या बना? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दो कंपोनेंट है यहाँ पे, एक है अपना पानी सॉल्यूशन में और एक है अपना यूरिया सॉल्यूशन में। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन वेपर्स में आना चाहिए, है ना, टोटल सॉल्यूशन के। लेकिन भाई यूरिया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है उसका वेपर प्रेशर जीरो होता है, बिकॉज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कभी भी वेपर्स नहीं बनाता। तो टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो प्योरली डिपेंड कर रहा है वाटर के ऊपर। ठीक है, तो वाटर का जो कंट्रीब्यूशन है इस सॉल्यूशन में इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वो निकालते हैं। देखो P0H2O और इस सॉल्यूशन में जो बनाया है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इस सॉल्यूशन में कितना है, उस मोल फ्रैक्शन को अपन को यहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यहाँ पे लिख देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर साइड में निकाल लेता हूँ मैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 850 ग्राम दिया हुआ है अपन को, 850 डिवाइडेड बाई 18। यहाँ पे 850 डिवाइडेड बाई 18 प्लस में, माफ करना थोड़ा हैंड राइटिंग गंदा हो गया, यूरिया 50 वेट दिया हुआ है, लगता है इसका क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास 60 ही होता है, आप थोड़ा चेक कर लेना, है ना। मैंने तो आंसर पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू गलत भी रखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। शायद यूरिया का 60 ही होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये प्रेशर ऑफ H2O ही प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालता हूँ। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या आ जाएगा 23.8 और इसका मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन 850 बाई 18 डिवाइड बाई 850 बाई 18 प्लस 50 बाई 60। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपका 23.324 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, पहले प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना था 23.8 था, देख लो अच्छे से 23.8 था। ठीक है, फिर अपन ने मिलाया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो कितना हो गया 23.32 हो गया। घटा कि नहीं घटा? घटा ना। समझ गए ना आप कि सरफेस साइड को ऑक्यूपाई करने से कैसे घटता है वेपर प्रेशर जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी वोलेटाइल लिक्विड में डालते हो। इस क्वेश्चन का भाई दूसरा पार्ट है ऑल्सो फाइंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग, तो मतलब RLVP एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो आपसे निकालने की बात किया इस क्वेश्चन में। तो आप उसको कैसे निकालोगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लो या फिर P0A माइनस PA अपॉन P0A निकालो। तो देखो अपन निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से। अपना सॉल्यूट क्या है? यूरिया है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ऐसे अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकल जाएगा। यूरिया कितना दिया हुआ था 50 ग्राम, मास कितना था यूरिया का, मतलब मोलर मास कितना होता है 60 ग्राम पर मोल, तो ये 50/60 यहाँ लिखना, और वाटर शायद 850 ग्राम्स था, 850 ग्राम्स डिवाइड बाय
18 ग्राम पर मोल से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आ जाएगा 0.0173। ठीक है, और इतना ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है आपका। ठीक है, अगर आपको इस वाले फॉर्मूले से निकालना है तो मैं आपको बताता हूँ इस वाले फॉर्मूले में पी नॉट ए का मतलब क्या है। इस वाले फॉर्मूले में पी नॉट ए का मतलब है ये 23.8 यानी कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और पी ए का मतलब है जो यहाँ पे आपने निकाला है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोनों ही चीज अपने पास है, तो चलो इससे भी आप निकाल लो एक बार। आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट ए मतलब 23.8, 23.8 माइनस 23 पॉइंट कितना आया था 324 डिवाइड बाई पी नॉट यानी कि 23.8। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 0.02 के बराबर आता है। तो अब देख लो, ऐसा मत बोलना कि देखो वो इधर तो अलग आया है इधर तो अलग आया है, भाई दोनों वैल्यू सेम ही है लगभग। यहाँ पे 0.017 है, यहाँ पे 0.02 है, समझ गए? अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है यार, आप निकाल सकते हो दोनों तरीके से, दोनों तरीका ही सही है। आंसर अलग नहीं आया, आंसर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, समझ गए? 1.9 भी अपना डन हो चुका है क्वेश्चन। अब 10th वाला सवाल देख लो कि 10th वाला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे हम। 10th वाले सवाल में क्या बोला है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पानी 750 mm ऑफ Hg में 99.63 डिग्री सेल्सियस है। हाउ मच सुक्रोज is to be added in 500 grams of water such that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे यूरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, यहाँ पे सुक्रोज भी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब ये वेपर्स तो बनाएगा नहीं अपने, या वेपर्स नहीं बनाएगा, उल्टा क्या करेगा, वाटर में आप इसको डाल रहे हो, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर ये घटा देगा, और वेपर प्रेशर घटाएगा तो एलिवेशन हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट में। समझ में आएगा? यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि पानी, जो सुक्रोज को पानी में मिला रहे हो जब, तब ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे समझो, देखो मेरी बात सुनो, सुक्रोज को वाटर में मिलाया, तो जो वाटर पहले बॉयल हो रहा था 99.63 डिग्री सेल्सियस में, वो अब बॉयल होगा 100 डिग्री सेल्सियस में। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझो। तो ये देखो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो गया है, तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है। ठीक है भाई लोग, पूछा है कितना सुक्रोज मिलाना पड़ेगा, यही उसका ग्राम में मास निकालना पड़ेगा कि कितना सुक्रोज मिलाएंगे। कुछ बातें हैं भाई सुक्रोज से रिलेटेड, पहले वो अपन समझ लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये सुक्रोज क्या होता है सबसे पहले ये जान लो। यहाँ सुक्रोज, सुक्रोज सुक्रोज होता है आपका सी, अरे यार, C12H22O11। सुक्रोज का दूसरा नाम है आपका केन शुगर, केन शुगर भी इसको बोलते हैं अपन, और इसका मोलर मास होता है 342 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, इतनी बातें सुक्रोज के बारे में जानना जरूरी है हमारे लिए। सुक्रोज का तो मैं बोलूंगा ये केन शुगर नाम याद कर लो, एग्जाम में कभी केन शुगर दे देगा पहचान नहीं पाओगे भाई सुक्रोज की बात कर रहा हूँ, और ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है तो इजीली निकाल सकते हो 342 ग्राम पर मोल कैसे आया। 12 कार्बन है, कार्बन का मास 12 है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे H22, तो इस तरीके से ऑक्सीजन क्या होता है 16, और ये 11 से मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा 342 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, मॉलिकुलर मास, सॉरी मोलर मास हमने इसका निकाल लिया है। अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिखते हैं। वो क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भैया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। ठीक है, ये डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी हो जाता है। ये डेल्टा टीबी आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसको अपन क्या लिखते हैं, डेल्टा टीबी को टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो के बी, एम रीराइट कर रहा हूँ इक्वेशन को। टीबी का मतलब क्या है, जहाँ इधर देखो, टीबी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे कितना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 100 डिग्री सेल्सियस, और ये टीबी नॉट मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है 99.63 डिग्री सेल्सियस। और ये डेल्टा टीबी आपको क्या बताता है, ये डेल्टा टीबी आपको टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस बताता है। जब भी टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस होता है ना भाई, तो कभी भी, मतलब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे इसको पहले केल्विन में बदलते हैं दोनों को, फिर इनका मतलब हम डिफरेंस निकालेंगे। तो भाई मेरी बात सुनो, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल, इन दोनों में जो नंबर ऑफ डिविजन होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसीलिए जब आप डिफरेंस निकालते हो ना,
इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का, तो डिफरेंस हमेशा सेम आता है, ये ध्यान रखना। तो जब भी डिफरेंस की बात करें तो आप जिसमें दिया है उसमें ले लो वैल्यूज को। डेल्टा टीबी की वैल्यू को मैं लिखूंगा टीबी माइनस टीबी नॉट। तो टीबी मेरा कितना है 100 डिग्री सेल्सियस और टीबी नॉट कितना है मेरा 99 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये केबी क्या होता है, अब ये केबी मेरा होता है, देखो इसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लो। केबी होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है ये। इसका दूसरा नाम क्या होता है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। केबी मतलब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, समझ गए। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे ना केबी की वैल्यू आपको मेंशन नहीं की गई हुई है, हालांकि ये मेंशन करना चाहिए लेकिन केबी की वैल्यू मेंशन नहीं किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे केबी की वैल्यू आपको दे देता हूँ। केबी की वैल्यू यहाँ पे आपकी होगी 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो देखो केबी आप यहाँ पे रखोगे 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये मोलालिटी से हमको सफर तय करना है, सुक्रोज के कितने अमाउंट हमने इसको मिलाए हैं वहां तक का। तो देख लो कैसे करेंगे, जिस किसी को भाई अभी तक नहीं समझ में आ रहा उनके लिए स्पेशल। मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा भाई, गिवन मास, ये गिवन मास नहीं है, हमको निकालना है, डिवाइड बाय 342 ग्राम पर मोल। 342 ग्राम पर मोल से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये सुक्रोज का मोलर मास है भाई, और सुक्रोज यहाँ पे सोल्यूट है भाई। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 500 ग्राम वाटर है, तो 500 को 1000 से डिवाइड करके केजी में बदलेंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 0.52 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे x बाई 342 मल्टीप्लाइड विद 1000 डिवाइड बाई 500। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका जो x है यानी कि जो मास यानी जो क्वांटिटी ऑफ सुक्रोज है वो आपका आ जाएगा 121.67 ग्राम्स, ठीक है। अब कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहूंगा यहाँ, थोड़ा ध्यान से सुनो उस चीज को। तो वो ये है जब आप 500 ग्राम्स ऑफ वाटर में 121.67 ग्राम ऑफ सुक्रोज को मिक्स करने वाले हो, तो आपका जो वाटर है जो पहले इतने प्रेशर पे 99.63 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता था, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल करेगा, ये बात है, समझ गए। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या आपको बॉइलिंग पॉइंट का मतलब पता है कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगा। भाई बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, यानी कि 1 atm के बराबर हो जाता है। मान लो ये कोई लिक्विड है x, ठीक है, ये अपने मस्त नॉर्मल वेपर बनाता है, ठीक है, क्योंकि ये वोलेटाइल लिक्विड है। लेकिन अगर आपको इसको बॉईल करना है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर देना पड़ेगा, और जिस टेम्परेचर में इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा, जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है अर्थ का, ठीक है। जिस भी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ ये लिक्विड x 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर पर ये उबलने लगेगा x, और वो टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है, समझ गए आप। वाटर के लिए वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जब वाटर को आप दोगे तो इसका वेपर प्रेशर जो होता है वाटर का वो 1 atm पहुंच जाता है और वाटर हमारा उबलने लगता है, ठीक है। समझ गए भाई लोग बात को अच्छे से, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझे ना। तो देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताना चाहूंगा। किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है ये 99.63 डिग्री सेल्सियस क्यों है, इसको तो 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ना। तो देखो यार यहाँ पे 750 mm ऑफ एच प्रेशर दिया हुआ है, तो ये जो 750 mm ऑफ एच आपका प्रेशर है ना, ये 1 atm से छोटा वैल्यू होता है, ये 1 atm से छोटा वैल्यू होता है। 760 mm ऑफ एच आपका होता है 1 atm के इक्वल, समझे। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जैसे प्रेशर कुकर की मैं बात करूँ, ये देखो ये मान लो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंदर यहाँ पे मान लो सब्जियां है यहाँ पे, और यहाँ पे ये पानी है, और ऊपर से हमने प्रेशर कुकर का यहाँ पे लिड लगा के बंद कर दिया, मतलब ढक्कन लगा दिया। अब ये जो प्रेशर कुकर का
आप ये जो ढक्कन लगाते हो ना, ये ढक्कन लगाने के बाद इसका जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके अंदर जो प्रेशर है, ठीक है, ये प्रेशर एक एटीएम से बढ़ जाता है, मतलब एक एटीएम से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल नहीं होता। ठीक है, समझ गए ना आप? वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होता, मतलब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स नहीं बनाता। हमको क्या लगता है पता है, जब हम पानी उबालते हैं घर पे, तो हमको ये लगता है, जब हम देखते हैं कि भाई वेपर्स बन रहे हैं, थोड़ी देर और उबाल लेता हूँ, तो अगर इसने वेपर बनाना शुरू करा तो पानी का टेम्परेचर आप चाहे 10 मिनट उबाल लो, 1 घंटा उबाल लो, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। समझ में आया आपको? क्योंकि एक बार इसने अगर वेपर बनाना शुरू कर दिया तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्या बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका टेम्परेचर नहीं जाएगा। तो ये प्रेशर कुकर ने क्या करा, लिड लगा करके टेम्परेचर कर दिया एक एटीएम, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया एक एटीएम से ज्यादा, जिसके कारण वाटर, अब इसके अंदर देखोगे तो ये 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्डिंग टू कितना इसने क्रिएट करा है, इसके ऊपर तक टेम्परेचर ये अचीव कर सकता है। मतलब 100 डिग्री के ऊपर तक टेम्परेचर वाटर यहाँ पे अचीव कर लेगा। इससे क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी वेजिटेबल्स होती है ना, इनको बहुत बेहतरीन तरीके से हीट मिल पाती है और ये जल्दी पक जाता है। यही कारण है भाई कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि ये ढक्कन बंद करने पर अंदर का जो प्रेशर होता है ना, ये अंदर का जो प्रेशर होता है, ये एक एटीएम से ज्यादा हो जाता है। अब ये एक एटीएम नहीं है, मान लो 4 एटीएम पहुंच चुका है। अब 4 एटीएम में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर तो उबलेगा नहीं, ठीक है, मतलब वेपर नहीं बनाएगा, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आप समझ पा रहे हो बात? तो ये प्रेशर कुकर का मेन मैकेनिज्म। और एक और चीज बताऊं क्या, कभी मान लो आप ऐसे पहाड़ी इलाकों में गए, यहाँ पे ऐसा पहाड़ी इलाकों में गए, ये आपने यहाँ पे हाइटेड एरिया है, ठीक है, अब हाइटेड एरिया में जब आप जाते हो ना, तो हाइटेड एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो वहां पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 नहीं होगा, मतलब 1 से कम होगा। मान लो 0.7 एटीएम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पे जाए आप, ये ओपन कंटेनर है आपके पास, यहाँ आप आग जला करके खाना बना रहे हो। अब खाना पकने में क्या होगा, टाइम ज्यादा लगने वाला है। क्यों लगने वाला है? क्योंकि ये जो आपकी सब्जियां है ये लेट पकेंगी। क्यों लेट पकेंगी? क्योंकि भाई यहाँ पे वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस के कम में बॉयल होने लगेगा। मान लो 70 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉइलिंग पॉइंट पहुंच चुका है वाटर का इस हाइट पे, तो ये आपको तो लगेगा मस्त एकदम उबल रहा है, ठीक है, और उबालता हूँ और उबालता हूँ, टेम्परेचर और बढ़ेगा। लेकिन जब एक बार वेपर बनाना शुरू कर दिया पानी ने 70 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे हाइट पे, तो आप चाहे कितनी देर उबाल लो उसको, वो 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका टेम्परेचर नहीं जाने वाला। समझ रहे हो आप? इसलिए हिली एरियाज में अगर आप ओपन कंटेनर में खाना पका रहे हो तो खाना पकने में थोड़ा टाइम लग जाएगा ज्यादा, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। ओके भाई, मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन काफी है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, जिसका है C6H8O6 फॉर्मूला। ठीक है, तो यार सबसे पहले इसका मोलिकुलर, मतलब मोलर मास लिख लेता हूँ मैं। मोलर मास कितना हो जाएगा, बार बार मोलिकुलर बोल देता हूँ यार, इसको माफ करना, मोलिकुलर नहीं मोलर मास होगा। ठीक है, मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास होता है। ठीक है, तो देखो इसका मोलर मास क्या होगा, इसका मोलर मास आपका होगा 176 ग्राम्स पर मोल। मैं आपसे ये बताना चाहूंगा भाई लोग कि ये याद कर लो, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला भी याद कर लो। क्या पता एग्जाम में डायरेक्ट ये दे दे और आपसे पूछे कि बताओ ये क्या चीज है, मैच द फॉलोइंग में, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये जो जो डेटा हुआ दिया हुआ रहता है ना एनसीईआरटी में, सब याद कर लो भाई, आपका ही इसमें फायदा है सबसे ज्यादा। तो देखो, कैलकुलेट मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 डिग्री सेल्सियस। कितना मास विटामिन सी का मिलाए 70 ग्राम एसिटिक एसिड में, ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए, ये बताने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन में। तो मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल है भाई। तो डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब ये डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस को मैं केल्विन में नहीं बदलने वाला हूँ। मैंने बता दिया था पिछले क्वेश्चन में कि टेम्परेचर का डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में बराबर ही आता है। ठीक है, तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, पिछले क्वेश्चन में आपको के भी दिया हुआ नहीं था, यहाँ पे केएफ दिया हुआ है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, तो डायरेक्ट
इसका अपन निकाल लेंगे। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। ठीक है, ये के एफ का मतलब क्या होता है? मोलल एलिवेशन, सॉरी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए माफ कीजिएगा। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ बस उस पर ध्यान दीजिए। के एफ का मतलब होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और ये जो के एफ है ना, के एफ ये आपका सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये के एफ बस सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है ये। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, इसका कोई रिलेशन नहीं है मोलारिटी के साथ, कोई रिलेशन नहीं है इसका डेल्टा टी एफ के साथ। ये बदले चाहे ना बदले, कुछ भी बदले, ठीक है, लेकिन ये के एफ नहीं बदलेगा। सॉल्वेंट जब बदलोगे जब ही ये बदलेगा, वरना नहीं बदलेगा। सेम फॉर के बी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, वहां बताना भूल गया था। ये के बी भी इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये के बी जो है आपका बस सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट बदलोगे जब जाके बदलेगा ये, वरना नहीं बदलेगा। ठीक है, डेल्टा टी एफ लिखो 1.5, के एफ आपका दिया हुआ है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड का मास पूछा है, तो भाई मोलालिटी से मास निकाल सकते हैं ना, जरूर निकाल सकते हैं। सॉल्यूट का मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय उसका मोलर मास 176 मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आई होप ये एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं कि क्यों लिखा, कैसे लिखा, किस तरीके से लिखा, है ना। तो ये x जब आप निकालोगे तो ये आपका आएगा 5.076923 ग्राम्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखो, जब आप इतने ग्राम विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड 75 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड में मिलाओगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होके, मतलब उसका जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन शो करेगा। ये सॉल्व कर लिया अपन ने, पूरा देख लिया आपने। लास्ट क्वेश्चन आपका वो है 1.12। देखो यार, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ठीक है, इसको ज्यादा बिना बात करे हुए सॉल्व करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, मोलारिटी है इसमें, इंटू आर इंटू टी। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ लूँ जरा, इधर क्या बोल रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में निकालिए। exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer molar mass, और भाई साहब बहुत बड़ा मोलर मास, in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, और यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं, टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को केल्विन में बदलना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में बदलते हैं तो 273 के साथ उस टेम्परेचर को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 310 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू मोलरिटी निकालो। मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पॉलीमर अपना सॉल्यूट है, एक बाय मोलर मास रख दो इसका 185,000 मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर में 1000 और यहाँ पे 450। मोलारिटी अपन लिख चुके हैं, टेम्परेचर लिखेंगे 310 केल्विन, और ये जो देखो यहाँ पे एक गैस कांस्टेंट है, ये आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। यहाँ पे जो मैं गैस कांस्टेंट की वैल्यू इस्तेमाल करूंगा वो करूंगा 0.0821, और इसकी यूनिट क्या रहने वाली है भाई? यूनिट इसकी रहने वाली है आपकी एटीएम, लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो देख लो 0.0821 में इसकी वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, तो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आएगा, और वो आएगा आपका 0.00305718 एटीएम। अब एटीएम को मेरे को पास्कल में बदलना है। क्यों बदलना है भाई? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, याद कर लो, बहुत काम आएगा। एक एटीएम का मतलब होता है 10⁵ पास्कल। तो ये जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आया है 0.00305718, इसको मैं 10⁵ पास्कल से जब मल्टीप्लाई करता हूँ तब आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर आता है वो आता है आपका 30.57 पास्कल। तो भाई ये आपका आ चुका है ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में। वैसे तो यहीं पे आपका एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस
का जो सॉल्यूशन है वो खत्म होता है। अब हम आपके लिए लाने वाले हैं एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। तो यार ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। तो मैंने यही कोशिश करा है कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको थोड़ा थ्योरी भी समझाता हुआ चलूं, इसलिए इतना जो ज्यादा वक्त है वो मेरे को लगा है, समझ रहे हो आप। तो ये कारण है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो देख करके कुछ अगर समझ में आया हो तो जरूर बताना कि हाँ भैया समझ में आया है। अगर नहीं आया तो भी बताना, ठीक है। कैसे मैं वीडियो बनाऊं ये भी बताना। क्या जितना मैंने एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन में दिया है क्या ये ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया है, या फिर मैं मतलब नॉर्मली पढ़ के जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के भी आपको समझा सकता हूँ कि मतलब मेरे को किस तरीके से वीडियो बनाना है। आप मेरे को सारे फीडबैक्स बताना, मैं आने वाले वीडियो लेक्चर्स में वैसे आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। जाते जाते मेरा मन करता है आपको थोड़ा सा और कुछ चीजें बता दूं मैं, ठीक है। तो हमने आज जो क्वेश्चन सॉल्व करे उनमें हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सारे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है आपकी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। एक तो है भैया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके साथ भी अपन ने डील कर लिया है आज। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके भी साथ डील कर लिया है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बहुत कुछ बताया मैंने आपको। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बारे में भी बात करी अपन ने। और अभी अभी अपन ने करा ऑस्मोटिक प्रेशर। यार एग्जाम में ना कभी कभी एक सवाल पूछता है, आउट ऑफ ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताइए ऐसी कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो सबसे बेहतरीन है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को पता करने के लिए। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन किसी भी टेम्परेचर पर निकाल सकते हैं, तो इसीलिए ये बेस्ट टेक्निक है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए। वैसे तो आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आरएलवीपी से भी निकाल सकते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी निकाल सकते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से भी निकाल सकते हो, लेकिन बेस्ट अपना ऑस्मोटिक प्रेशर है, बिकॉज इस पे आप किसी भी टेम्परेचर में निकाल सकते हो। अगर किसी महाशय को अगर नहीं समझ में आया कि अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हो, तो देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर लिखते हो, तो मोल फ्रैक्शन से आप मोल्स की तरफ बढ़ जाओगे और मोल्स निकालने के लिए आपको गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास लिखना ही पड़ेगा। किसका? सॉल्यूट का, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी सॉल्यूट का ही अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर लोगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है? मोलालिटी का टर्म इस्तेमाल होता है। मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से आप मोलर मास तक पहुंच सकते हो कुछ इस तरीके से, और इसमें तो आप मोलालिटी का इस्तेमाल करते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से आप बढ़ सकते हो किसकी तरफ? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की तरफ। समझ में आया आपको? एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप डालोगे तो क्या हो जाएगा? आपका वेपर प्रेशर घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाएगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी आपका घट जाएगा। समझ में आया? तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो आप बताइएगा अपने फीडबैक्स, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।